हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके विद यू। सो कर देंगे कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स का जो मॉड्यूल डी है पेपर का, उसमें चैप्टर 31 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सो व्हाट इज इक्विटी इन द सेकेंडरी मार्केट? तो सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी क्या होता है? ए फिक्स्ड डिविडेंड शेयर, ओनरशिप इंटरेस्ट इन ए कंपनी, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर या टाइप ऑफ सिक्योरिटी रिसीट। सो सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी किसको रिप्रेजेंट करती है? सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। सो इक्विटी चाहे वो प्राइमरी मार्केट में हो चाहे वो सेकेंडरी मार्केट में हो, सो इक्विटी को हम यूज करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए कंपनी। सो किसी भी कंपनी की ओनरशिप से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है उसको हम कहते हैं इक्विटी। तो अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो आई एम इक्विटी होल्डर ऑफ दैट कंपनी। तो ये ओनरशिप राइट्स किसी कंपनी में उसको रिप्रेजेंट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर इज बी। व्हाट आर राइट्स इशू or rights shares in the secondary market? In fact, the question should be what is equity in the capital market और इसी तरह से capital market, that would be more appropriate. So what are rights issue and rights shares? Shares issued free of cost to the shareholders, new securities issued to existing shareholders, shares with differential rights for voting, शेयर्स विच डू नॉट ऑफर वोटिंग राइट्स। तो राइट्स इशू या राइट्स शेयर्स हम किन को कहते हैं? यस, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। राइट्स इशू, राइट्स शेयर्स हम किन को कहते हैं? तो आंसर यहां बनेगा न्यू सिक्योरिटीज इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। लेट मी एक्सप्लेन दिस। लेट अस से देयर इज कंपनी एक्स और कंपनी एक्स के शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग है, अगर कंपनी एक्स नए शेयर इशू करना चाहती है और पहले वो कहती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि आप अगर चाहें तो हम नए शेयर जो इश्यू करेंगे वो उनको आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपने परचेज नहीं किया तो फिर हम इसको मार्केट में दूसरे लोगों को ऑफर करेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एज ए मैटर ऑफ राइट इनको जो ऑफर दिया जाता है नए शेयर इशू करने का, सो दोज आर कॉल्ड राइट्स इशू या राइट्स शेयर्स। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिए जाते इनको, इसके लिए उनसे कॉस्ट रिकवर की जाती है। जो बोनस शेयर्स होते हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, लेकिन जो राइट्स शेयर्स हैं दे आर नॉट फ्री, बट एट द सेम टाइम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स गेट ए प्रेफरेंस। व्हाट आर बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स क्या होते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर दिस विदाउट एनी डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? सो शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू शेयर होल्डर्स या न्यू सिक्योरिटीज इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स फॉर वोटिंग
या शेयर्स विच डू नॉट ऑफर वोटिंग राइट्स? क्वेश्चन नंबर 3। तो कौन सा आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? क्वेश्चन 3। So bonus shares, these are issued to existing shareholders free of cost. तो ये इशू कैसे होते हैं? कंपनी के पास कुछ होता है कैपिटल जो शेयर होल्डर्स ने पैसा कंपनी को दिया है, कुछ होता है कंपनी के पास प्रॉफिट का पार्ट जो प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है, तो जिनको हम कहते हैं रिजर्व्स। जब रिजर्व्स के अमाउंट को डेबिट करके कंपनी नए शेयर्स इशू कर देती है और वो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको हम कहते हैं बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं न्यू शेयर्स issued by the company without recovering any cost from the shareholders. So answer A is the answer here. Question 4. What is preferred stock or preference shares? तो यहाँ पे इन क्वेश्चन में जो सेकेंडरी मार्केट यूज किया है वर्ड, तो हियर वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कैपिटल मार्केट। सो व्हाट इज प्रेफरेंस स्टॉक और प्रेफरेंस शेयर्स? तो किन को कहते हैं? शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, न्यू सिक्योरिटीज इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स फॉर वोटिंग, शेयर्स विच डू नॉट ऑफर वोटिंग राइट्स। तो इनमें से कौन सा वो फीचर है जो प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। So what is the answer here for question number 4? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर है डी, क्योंकि प्रेफरेंस स्टॉक या प्रेफरेंस शेयर्स में शेयर होल्डर्स को वोट करने का राइट अवेलेबल नहीं होता। जो इक्विटी शेयर्स हैं उसमें शेयर होल्डर्स को वोटिंग करने का राइट अवेलेबल होता है। जब भी कंपनी ने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग करवा के वोटिंग की जाती है। लेकिन अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो उनके पास वोटिंग का राइट अवेलेबल नहीं होगा। वोटिंग का राइट अवेलेबल रहता है केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। व्हाट आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर वेयर डिविडेंड पेबल ऑन द सेम accumulates if not paid. Type of preference shares on which dividend accumulate if it remains unpaid. A share with differential right for voting. A share that do not offer voting right. Cumulative preference share हम किसको कहेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सी ऑप्शन करेक्ट लगती है आपको कि यस दिस वन इज करेक्ट? Question number 5. What will be the answer for question number 5? तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बी जो है दैट इज द करेक्ट वन। ए टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन विच डिविडेंड अक्यूमुलेट इफ इट रिमेन्स अनपेड। अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन किसी कारण वो पे नहीं कर पाई तो वो डिविडेंड लैप्स नहीं होगा, वो जुड़ जाएगा अगले साल में पेमेंट के लिए, वो अक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उनको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन ध्यान रहे ये क्यूमुलेशन तभी होगा अगर डिविडेंड अनपेड रहता है। तो अगर कंपनी डिविडेंड पे ही नहीं करती तो फिर वो अक्यूमुलेट नहीं होता। तो पहले कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम डिविडेंड पे करने वाले हैं या ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है कि डिविडेंड का पेमेंट करना है। What are cumulative convertible preference shares?
क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? Cumulative convertible preference shares, a type of preference shares on which dividend accumulate if it remains unpaid. A type of preference share where dividend payable on the same accumulate if not paid. Share with differential voting rights या shares which do not offer voting rights. Question number 6, cumulative convertible preference share. सो इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें किसी में भी हमारा आंसर अवेलेबल नहीं है, पार्टली वो अवेलेबल है। सो ए के अंदर जो कम्युलेटिव पार्ट है वो अवे के अंदर अवेलेबल है, लेकिन कन्वर्टिबल पार्ट का आंसर ए में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आंसर ए हमारा पार्टली करेक्ट है, या यूं कहें कि ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं बनता है। सो कन्वर्टिबल मीन्स जिसमें जो डेट है, जो प्रेफरेंस शेयर है, आफ्टर सम टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू प्री डिसाइडेड कंडीशंस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी शेयर। तो इसमें वो कन्वर्जन की फैसिलिटी साथ में है। तो अगर अकेला कन्वर्टिबल का बात हो तो ये उस कन्वर्जन को रिलेट करता है जो प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर देगा इक्विटी में। और अगर हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस की, तो जो आंसर ए में बताया गया है तो वो सही है, इसीलिए सो आंसर ए पूरी तरह से सही नहीं है। तो इसके अंदर साथ में उसका जो कन्वर्टिबल पार्ट था वो एक्सप्लेनेशन भी आनी चाहिए थी क्वेश्चन नंबर ए के अंदर, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। Now question number 7, what is participating preference share? Participating preference shares क्या होते हैं in the capital market? Participating preference shares, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। A type of preference shares on which dividend accumulates if it remains unpaid. A type of preference share where dividend payable on the same accumulates if not paid. Shares with differential rights for voting, या certain preference shareholders have the right to participate in profits after specified fixed dividend is paid. Question number 7, participating preference shares क्या होते हैं? सो नॉर्मली किसी भी कंपनी के पास अगर सरप्लस बच जाती है तो उस सरप्लस में जो राइट अवेलेबल रहता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रहता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सम टाइम इस प्रकार से इशू कर दिया जाता है कि उस सरप्लस में इक्विटी होल्डर के साथ साथ जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस सरप्लस में, यानी ये एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है शेयर होल्डर को। तो अगर प्रेफरेंस शेयर में इस प्रकार के पार्टिसिपेशन का राइट दे दिया जाए शेयर होल्डर्स को तो हम उसको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, यानी आंसर हमारा बन जाएगा डी। सर्टन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट मीन्स इन द सरप्लस आफ्टर स्पेसिफाइड फिक्स्ड डिविडेंड इज पेड। What are security receipts? कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटी रिसीट्स क्या होते हैं? Receipt issued by securitization company or reconstruction company, ownership interest in a company, shares with the differential rights for voting, या shares which do not have voting rights। तो सिक्योरिटी रिसीट हम किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, What is a security receipt?
क्वेश्चन नंबर 8 के मुताबिक सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करती हैं सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज या रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो आंसर ए। तो सिक्योरिटी रिसीट, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा रहा हूं। अगर कोई सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है जिनका नाम आजकल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज रख दिया गया है, इनका काम है कि ये आमतौर के ऊपर बैंकों से एनपीए परचेज करती हैं और फिर इसको अंडरलाइंग एसेट बना करके इसके बेसिस के ऊपर सिक्योरिटीज इशू कर देती हैं, जिसको इन्वेस्टर्स परचेज कर लेते हैं। ये जो सिक्योरिटीज क्रिएट की जाती हैं भाई एआरसीज, सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो इन सिक्योरिटीज को हम कहते हैं सिक्योरिटी रिसीट्स। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जी सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जी सिक्योरिटीज क्या होती हैं? बॉन्ड इशूड बाय कंपनी, बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, कूपन बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय रिजर्व बैंक, या शॉर्ट टर्म बेरर डिस्काउंट सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट। तो किसको हम कहेंगे जी सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 9, what is a G security according to question number 9? सो जी सिक्योरिटी हमारी बनती है एक कूपन बियरिंग इंस्ट्रूमेंट। कूपन होता है इंटरेस्ट, सो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, प्रिंसिपल को भी लौटाया जाता है और गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। तो उनको हम कहते हैं जी सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीरो कूपन बॉन्ड एंड कूपन बॉन्ड। तो कूपन बॉन्ड्स में और जीरो कूपन बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो देखिए, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करिए। जीरो कूपन बॉन्ड पे इंटरेस्ट एट प्री डिटरमिन्ड रेट, जबकि कूपन बॉन्ड्स डू नॉट। जीरो कूपन बॉन्ड का फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट है, कूपन बॉन्ड्स का नहीं। Zero coupon bonds are issued by government while coupon bonds are issued by companies. Zero coupon bonds are issued at a discount and repaid at face value while coupon bonds pay interest at predetermined rates. तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो डिफरेंस पॉइंट को सही प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10? सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो आंसर हमारा बनता है दैट इज डी। सो जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, जैसे इसका नाम है जीरो कूपन, जीरो इंटरेस्ट, इसीलिए इसको जब इशू किया जाता है तो इशू कैसे किया जाता है? अगर उसकी फेस वैल्यू, जिसको पार वैल्यू कहते हैं, 100 रुपये है, तो उसको 100 रुपये में इशू नहीं किया जाएगा, उसको लेसर प्राइस में इशू किया जाएगा। लेट अस से फॉर 97.50 पैसा। ये जो 2.50 गैप है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इंटरेस्ट पेमेंट को। यानी जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, लेकिन इसको इशू कर देते हैं एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। व्हाट इज अ डिबेंचर? डिबेंचर क्या होते हैं? व्हाट इज द डिबेंचर? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। शॉर्ट टर्म बेरर डिस्काउंट सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट, बॉन्ड इशूड बाय कंपनी, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट एविडेंसिंग इंडेटेडनेस, या कूपन बेरिंग इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको कहते हैं डिबेंचर? सो डिबेंचर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11,
तो डिबेंचर हम कहते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को जो सर्टिफिकेट की फॉर्म में होते हैं और वो नेगोशिएबल होते हैं, जो बोरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंसर सी इज द राइट आंसर, इट इज नॉट बी, आंसर शुड बी सी। So it is a negotiable certificate evidencing indebtedness. So debenture, rather हम to extent हम बी को भी आंसर ले सकते हैं, बिकॉज बॉन्ड भी एविडेंस करता है इंडेटेडनेस को। तो अगर हम सीधा बॉन्ड वैल्यू बॉन्ड लिखते हैं तो फिर हम आंसर बी को भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें आंसर बी को एक बार हाईलाइट कर देता हूं। तो रिव्यू करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे डिबेंचर्स जो इशू करती हैं वो कंपनीज इशू करती हैं, तो गवर्नमेंट इशू नहीं करती, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, तो इसीलिए आंसर बी ज्यादा अप्रोप्रिएट बनेगा। सो बॉन्ड इज इशूड बाय ए कंपनी, तो ये कंपनी के द्वारा इशू किया गया जो बॉन्ड है उसको डिबेंचर कहा जाएगा। सो डिबेंचर क्या है? एक बोरो करने का इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल पेपर एंड ट्रेजरी बिल? जो कमर्शियल पेपर है और ट्रेजरी बिल्स हैं उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस पॉइंट्स है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट वन है। कमर्शियल पेपर इश्यूड बाय गवर्नमेंट, ट्रेजरी बिल इश्यूड बाय कंपनीज। ये तो गलत आंसर हो गया। कमर्शियल पेपर ट्रेडेबल है, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेजरी बिल नहीं है, तो ये भी आंसर गलत है क्योंकि दोनों ही ट्रेडेबल हैं। कमर्शियल पेपर आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ 1 year एंड ट्रेजरी बिल आर लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज विद मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ 40 years। तो ये भी गलत है क्योंकि जो ट्रेजरी बिल है उसका मैच्योरिटी 40 years नहीं है। Commercial paper borrowing of a company from market, while treasury bill are issued by government as a means to meet its cash requirement। तो ये आंसर हमारा सही है। तो कमर्शियल पेपर को कंपनी यूज करती हैं मार्केट से पैसा लेने के लिए, जबकि ट्रेजरी बिल्स को गवर्नमेंट यूज करती है टू बोरो मनी टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट। तो आंसर डी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट इज कन्वर्टिबल बॉन्ड? तो कन्वर्टिबल बॉन्ड हम किन को कहते हैं? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, सभी ऑप्शंस को पढ़ें। व्हाट इज ए कन्वर्टिबल बॉन्ड? कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या है? A bond issued at a discount and repaid at face value. A bond giving investors the option to convert bond into equity. A bond bearing fixed rate of interest usually payable half yearly. A sovereign credit free coupon bearing instrument। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स वो हैं क्योंकि बॉन्ड होता है लोन को अगर इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर ये बॉन्ड कन्वर्टिबल बॉन्ड बन जाता है। तो हमारा आंसर है जहां इन्वेस्टर को ये राइट अवेलेबल है कि वो अपने बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ इश्यूअर कंपनी इन केस ऑफ डिबेंचर्स? सो कंपनी जब डिबेंचर इशू करती हैं उनको सिक्योर करने के लिए वो अपने एसेट के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं? क्रिएटेड बाय आरबीआई, क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्रिएटेड बाय डिबेंचर ट्रस्टी और नॉट क्रिएटेड एट ऑल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट? क्वेश्चन नंबर 14। Which appears to be most appropriate? What is the charge on assets of issuer company in case of debentures? So this is created in favor of debenture trustee। तो इसको कंपनी क्रिएट करती है
तो इट इज क्रिएटेड बाय द कंपनी बट इट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। तो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ बाय तो वी विल राइट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। What is minimum credit standing required for issuing commercial papers? कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए मिनिमम क्रेडिट स्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? A1, A2, A3 या A4? मिनिमम क्रेडिट स्टैंडिंग रिक्वायरमेंट टू इशू कमर्शियल पेपर। तो यहां पे हमारा आंसर बनता है सी, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना होगा this condition is not applicable for all companies. This will be applicable only when amount of commercial paper जो किसी भी साल के अंदर कंपनी ने इशू करना है उसका अमाउंट अगर 1000 करोड़ से ऊपर है। Then in normal cases the credit standing report is not required, but in case where size of commercial paper issue in a calendar year is more than rupees 1000 crores, तो फिर मिनिमम A3 क्रेडिट रिक्वायरमेंट का क्रेडिट स्टैंडिंग का या क्रेडिट रेटिंग का रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड दोज इश्यूड बाय कंपनीज? तो जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट एजेंसीज इशू करती हैं, जो बॉन्ड कंपनीज इशू करती हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज अट्रैक्ट स्टैंप ड्यूटी, और जो कंपनीज इशू करते हैं वहां पे उसकी जरूरत नहीं है। बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज आर सिक्योर्ड चार्ज्ड अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द कंपनी व्हाइल दोज इशूड बाय कंपनीज आर नॉट। बॉन्ड्स इशूड बाय एजेंसीज आर नॉर्मली अनसिक्योर्ड while those issued by companies are secured and charged against assets of the company. There is no difference between these bonds. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लगता है? तो अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे हमारा है सी। जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है या गवर्नमेंट की एजेंसीज इशू करती हैं उनके ऊपर वो किसी प्रकार का कोई चार्ज क्रिएट नहीं करती, तो वो अनसिक्योर्ड होता है। और जो कंपनीज इशू करती हैं उसके लिए कंपनीज अपने एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करती हैं इन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो आंसर सी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में जाने से पहले जिनका लाइक डिसलाइक बचा क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। एंड आई एम श्योर जैसे जैसे एग्जाम का डेट पास में आ रहा है आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनको करना शुरू कर दिया होगा। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे मॉड्यूल वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, और काफ़ी नंबर में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसका बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, बिकॉज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपके जो फंडास हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक इस क्वेश्चन बैंक को एक्सेस नहीं किया तो इसको ज़रूर एक्सेस आपको कर लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनीज सब्जेक्ट टू सेबी रिक्वायरमेंट? तो सेबी की रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर किसी कंपनी ने डेट सिक्योरिटी जैसे डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो इशू करना है तो उसका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना हो? 180 दिनों का, 365 दिनों का, 730 दिनों का या 1095 डेज का मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डेट सिक्योरिटीज। So this minimum period should be at least 1 year, that is 365 days, कम से कम होना चाहिए। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन को वाइंड अप करने से पहले आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरीज है तो वो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं।
या हमारा ऐप है उसका जो मैसेज बॉक्स है ऐप का, उसके मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपने मैसेज को टाइप कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को वाइंड अप किया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।